तो सबसे पहले इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिकोड इन जावा। जावा में यूनिकोड काम में आता है। यूनिकोड जैसा अपन ने पहले पढ़ा है, जावा का जो कैर डेटा टाइप होता है उसके टाइप का वेरिएबल मेमोरी में 2 बाइट लेता है, मतलब 16 बिट। वैसे मैं आपको ये पहले बता चुका हूँ कि 16 बिट किस लिए लेता है, क्योंकि 2 की पावर 16 इतने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं उसके। 65,000 से ज्यादा कैरेक्टर्स सपोर्ट करता है। तो जावा में जो सॉफ्टवेयर बनते हैं उसमें आप वर्ल्ड की करीबन किसी भी लैंग्वेज के कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हो। 65,000 कैरेक्टर्स में सारी लैंग्वेजेस के कैरेक्टर्स आ जाते हैं। यूनिकोड जब तक नहीं था तब तक अलग अलग स्टैंडर्ड काम में आते थे कैरेक्टर एनकोडिंग के, जैसे एस्काई यूनाइटेड स्टेट्स के लिए, आईएसओ वेस्टर्न यूरोपियन लैंग्वेजेस के लिए, रशियन के लिए केओआई कैरेक्टर सेट, ऐसे ही चाइनीज के लिए अलग कैरेक्टर सेट था। अब ये जो कैरेक्टर सेट्स थे इसमें कोई किसी कैरेक्टर सेट में कैरेक्टर सिंगल बाइट में रिप्रेजेंट होता था, किसी में 2 बाइट्स में रिप्रेजेंट होता था। इसके बाद इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, प्रॉब्लम क्या थी कि सेम कोड में एक कैरेक्टर सेट में मैंने सेम कोड दिया तो मान लो ए कैरेक्टर बन रहा है उसका, और दूसरे कैरेक्टर सेट में उसी से क्यू कैरेक्टर बन रहा है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूनिकोड कैरेक्टर सेट्स काम में आया, यूनिकोड सिस्टम जिसमें हर कैरेक्टर 2 बाइट लेता था। लोएस्ट वैल्यू यूनिकोड में होती है /u और 4 टाइम्स 0, और हाईएस्ट वैल्यू u और 4 बार f। इसका अपन प्रोग्राम में यूज करेंगे कि किस तरह से स्टोर करते हैं इस टेक्निक को यूज करके कैरेक्टर्स को। अभी जो अपन पढ़ रहे हैं मल्टी प्रोसेसिंग एंड मल्टी थ्रेडिंग में क्या डिफरेंस होता है। मल्टी प्रोसेसिंग का मतलब होता है कि एक सिस्टम जिसमें मल्टीपल प्रोसेसर लगे हुए हैं। प्रोसेसर का मतलब यहाँ पे सीपीयूज है, तो जितने ज्यादा सीपीयू लगे हुए होंगे उतनी कंप्यूटिंग स्पीड फास्ट होगी। अब इसका यूज करके मल्टीपल प्रोसेसेस एक साथ एग्जीक्यूट हो सकते हैं। एक प्रोसेस एक सीपीयू पे, दूसरा प्रोसेस दूसरे सीपीयू पे। तो जैसा आप यहाँ डायग्राम में देख रहे हो, ये एक सीपीयू है, ये दूसरा सीपीयू, ये तीसरा सीपीयू, और ये मेमोरी है जिसको सारे सीपीयू यूज करेंगे। तो हर सीपीयू पे एक प्रोसेस रन हो सकता है। हर सीपीयू के साथ में रजिस्टर्स होते हैं और कैश होती है। ये आप लोग फंडामेंटल्स में पढ़ चुके हो और एमएससी वाले ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ चुके हैं। ये तो मल्टी प्रोसेसिंग हुआ। अब मल्टी थ्रेडिंग क्या होता है वो देखें अपन। मल्टी थ्रेडिंग तो जो अपन पढ़ रहे हैं वही है। एक मल्टीपल थ्रेड्स अपन क्रिएट कर सकते हैं और मल्टीपल थ्रेड्स एक साथ एग्जीक्यूट हो सकते हैं। ये सारे थ्रेड्स एक ही प्रोसेस में होते हैं। जैसे एक वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन, उसमें एक थ्रेड का काम होगा ग्राफिक कंट्रोल करना, दूसरे थ्रेड का काम होगा यूजर ने जो टाइप किया है वो उसको हैंडल करना, तीसरा थ्रेड स्पेलिंग एंड ग्रामर को चेक करेगा जैसे जैसे टाइप होता जा रहा है। तो वर्ड में जैसे जैसे आप टाइप करते हो स्पेलिंग ग्रामर चेक होती है, तो उसके लिए एक थ्रेड होता है। यूजर का इनपुट हैंडल करना है, उसके लिए एक थ्रेड होता है। तो एक ही एप्लीकेशन में मल्टीपल थ्रेड्स हो सकते हैं और हर थ्रेड का स्पेसिफिक टास्क हो सकता है। थ्रेड जो होता है वो लाइट वेट प्रोसेस होता है। लाइट वेट का मतलब क्या होता है? थ्रेड सबसे सिंपल कहें तो ये प्रोसेस के अंदर होता है, जबकि प्रोसेस को अपन कहते हैं हैवी वेट। हैवी वेट क्यों? क्योंकि जब भी प्रोसेस बनता है तो प्रोसेस को अलग से मेमोरी अलोकेट होगी, जबकि जब अपन थ्रेड बनाते हैं तो थ्रेड प्रोसेस का ही पार्ट होता है। तो थ्रेड को कोई एडिशनल रिसोर्सेज अलोकेट नहीं होते, इसलिए इसको अपन लाइट वेट कहते हैं। अब एक ही प्रोसेस के अंदर मल्टीपल थ्रेड्स होते हैं जो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसको कहते हैं अपन इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन, जिसका अपन आगे प्रोग्राम
करेंगे। तो इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन जो होता है वो एक ही प्रोसेस के दो थ्रेड्स के बीच में होता है, जबकि अगर दो प्रोसेस आपस में कम्युनिकेट करें तो वो प्रोसेसेस अलग अलग मेमोरी लोकेशन में होंगे। तो वो प्रोसेसेस जब कम्युनिकेट करते हैं उसको इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन कहते हैं। वो है सिंक्रोनाइजेशन। इसकी डिटेल्स आप ऑपरेटिंग सिस्टम में नेक्स्ट ईयर पढ़ोगे, अभी अपन इसका जावा में इम्प्लीमेंटेशन पढ़ेंगे। सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है? कैपेबिलिटी टू कंट्रोल एक्सेस ऑफ मल्टीपल थ्रेड्स टू एनी शेयर्ड रिसोर्स। इसको सबसे सिंपल कहें तो एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर एक मेथड है। मैं ये चाहता हूं कि अगर मल्टीपल थ्रेड्स उस मेथड को एक बार कॉल करने की कोशिश करें तो एक बार में एक ही थ्रेड उस मेथड को एग्जीक्यूट कर पाए और बाकी सब वेट करें। अब सिंक्रोनाइजेशन में एक कीवर्ड, एक टर्म काम में आता है, लॉक या मॉनिटर। अब ये लॉक या मॉनिटर क्या होता है ये अपन समझें। उसको समझने के लिए अपन एक डायग्राम देखेंगे। उसको समझने के लिए अपन एक डायग्राम देखें। ये डायग्राम है, इसके अंदर ये एक सिंक्रोनाइज्ड मेथड है। मेथड ऑब्जेक्ट के अंदर ही होता है। ये सिंक्रोनाइज्ड मेथड है, इसको ये चार थ्रेड्स ने कॉल किया, थ्रेड 1, थ्रेड 2, थ्रेड 3 और थ्रेड 4। तो जब इसको थ्रेड 1 ने कॉल कर लिया तो जब तक थ्रेड 1 इसको पूरा एग्जीक्यूट नहीं कर लेता तब तक कोई दूसरा थ्रेड इस मेथड को कॉल नहीं कर सकता, बाकी थ्रेड्स को वेट करना पड़ेगा। तो ये तो गई फर्स्ट स्टेट। फिर थ्रेड 1 ने जो भी अपना इस मेथड को एग्जीक्यूट कर दिया, सिंक्रोनाइज्ड मेथड को, तो अब थ्रेड 2, 3, 4 में से जो भी वेट कर रहा है उनमें से कोई एक इसको एग्जीक्यूट करेगा और बाकी वेटिंग स्टेट में रहेंगे। तो सिंक्रोनाइज्ड मेथड ऐसा मेथड होता है जिसको अगर एक थ्रेड ने कॉल कर लिया तो बाकी जितने भी थ्रेड्स उसको कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं वो वेट करेंगे जब तक कि फर्स्ट थ्रेड उसको कंप्लीट नहीं कर लेता। तो इसको अपन समझें तो सबसे पहले थ्रेड 1 ने इस मेथड को एग्जीक्यूट करना शुरू किया तो ये ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? लॉक हो जाएगा। ऑब्जेक्ट लॉक होने का मतलब क्या है कि बाकी जितने भी थ्रेड्स हैं वो इस सिंक्रोनाइज्ड मेथड को कॉल करने का वेट करेंगे। और जैसे ही फर्स्ट थ्रेड ने अपना टास्क कंप्लीट कर लिया, मतलब ये सारी कोडिंग एग्जीक्यूट कर दी, तो अब जितने भी थ्रेड्स बचे हुए हैं जो वेट कर रहे हैं इस मेथड को कॉल करने के लिए, वो इस सिंक्रोनाइज्ड मेथड को कॉल कर सकते हैं। उनमें से कोई एक इसको कॉल करेगा और बाकी जितने भी हैं वो वेटिंग स्टेट में रहेंगे। नहीं है, ऊपर वाला डायग्राम सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक से रिलेटेड है, नीचे वाला सिंक्रोनाइज्ड मेथड से रिलेटेड है। सिंक्रोनाइज्ड मेथड और सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक दोनों के एग्जांपल अपन आज करेंगे। जब भी कोई थ्रेड सिंक्रोनाइज्ड मेथड को कॉल करेगा तो ऑब्जेक्ट लॉक हो जाएगा और फिर जब उस थ्रेड का टास्क कंप्लीट होगा तो लॉक रिलीज। ऑब्जेक्ट के लॉक होने का मतलब है कि एक बार अगर किसी थ्रेड ने सिंक्रोनाइज्ड मेथड को कॉल कर लिया तो उस ऑब्जेक्ट के किसी भी सिंक्रोनाइज्ड मेथड को कोई दूसरा थ्रेड कॉल नहीं कर सकता। सिंपल ये समझो कि जैसे ही किसी ऑब्जेक्ट के सिंक्रोनाइज्ड मेथड को किसी थ्रेड ने कॉल किया तो वो ऑब्जेक्ट लॉक हो जाएगा। ऑब्जेक्ट लॉक होने का मतलब है कि उस ऑब्जेक्ट के सिंक्रोनाइज्ड मेथड को अब कोई भी दूसरा थ्रेड कॉल नहीं कर सकता, लेकिन जो नॉर्मल मेथड होते हैं नॉन सिंक्रोनाइज्ड, उसको कोई भी थ्रेड कॉल कर सकता है। इस प्रोग्राम के अंदर 3 क्लासेस हैं मेन। एक है क्लास कॉलमी, एक है क्लास कॉलर और एक अपनी पब्लिक क्लास। ये 3 क्लासेस हैं इस प्रोग्राम के अंदर। एक ही प्रोग्राम है, पहले ये वाला है उसके बाद ये वाला साइड है।
एक क्लास है इसमें कॉल मी, दूसरी क्लास है कॉलर। कॉलर क्लास ने रनेबल इंटरफेस को इंप्लीमेंट किया हुआ है। दो क्लासेस ये हो गई और एक पब्लिक क्लास है। पब्लिक क्लास में मैंने कॉल मी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया डब्ल्यू। कॉल मी मतलब फर्स्ट क्लास। और मेन के अंदर ही मैंने क्या बनाया, कॉलर क्लास का ऑब्जेक्ट। कॉलर क्लास के ऑब्जेक्ट में मैंने तीनों जगह फर्स्ट आर्ग्यूमेंट में डब्ल्यू पास कर दिया और सेकंड आर्ग्यूमेंट में जावा, सी प्लस प्लस, पीएचपी पास करा। तो अब अगर इसमें अपन देखें तो जब मैंने लिखा कॉलर A1 इक्वल टू न्यू कॉलर W कॉमा जावा, तो W किस में जाएगा, इस वाले W में, और जावा किस में जाएगा, M में। और ये जो W है इसको मैंने किस में असाइन कर दिया, C में। C क्या है यहाँ पे, कॉलमी क्लास का ऑब्जेक्ट। तो कॉलमी क्लास ऊपर बनी हुई है, कॉलमी क्लास का एक वेरिएबल मैंने किस में डिक्लेयर किया, नीचे वाली क्लास। तो ये W किस में जाएगा, C में। तो अब W C में गया तो C और W सेम मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं, मतलब ये जो C है ये किसको पॉइंट कर रहा है, एक तरह से W को। और ऐसा ही A2 के केस में भी होगा। A2 में भी मैंने W पास किया है तो W किस में जाएगा, C में, और A3 में भी W किस में जाएगा, C में। तो इसका मतलब A1, A2 और A3 ये जो तीनों ऑब्जेक्ट्स हैं ये W को शेयर कर रहे हैं। तो W एक शेयर्ड ऑब्जेक्ट है, वो आपको यहीं से समझ में आ रहा है कि तीनों में मैंने W पास किया है। तो कॉलर क्लास के जो तीन ऑब्जेक्ट हैं वो किसको शेयर कर रहे हैं, W ऑब्जेक्ट को, और W ऊपर वाली क्लास का ऑब्जेक्ट है। अब मैंने यहाँ पे कॉलर क्लास के अंदर एक थ्रेड बनाया, उसको मेमोरी अलोकेट करी कंस्ट्रक्टर में और उसको स्टार्ट किया। तो इससे थ्रेड स्टार्ट हो जाएंगे कितने, तीन। एक तो A1 के अंदर क्यू थ्रेड है, एक A2 के अंदर क्यू और एक A3 के अंदर क्यू। तो ये तीन थ्रेड होंगे, तीनों स्टार्ट हो जाएंगे तो तीनों रनेबल स्टेट में होंगे। ध्यान से समझो, A1, A2, A3 तीनों कॉलर क्लास के ऑब्जेक्ट हैं। कॉलर क्लास के अंदर एक मैंने थ्रेड लिया हुआ है, तो A1, A2, A3 तीनों के अंदर एक एक थ्रेड होगा। ये डायग्राम है इसका। कॉलमी क्लास का ऑब्जेक्ट है अपने पास, एक W एक मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, कॉलमी क्लास का ऑब्जेक्ट है। और जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया कि A1, A2 और A3 इसके अंदर एक तो थ्रेड है Q, तो तीन तो ये थ्रेड हो गए। मैसेज नाम का वेरिएबल है जिसमें एक में जावा है, एक में C++ है, एक में PHP है। और कॉलमी टाइप का जो वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया है C, उसमें मैंने W को असाइन किया है। तो ये जो C है ये तीनों के C किसको पॉइंट करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को। तो ये जो मैंने मेन में कॉलमी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है W, वो एक शेयर्ड ऑब्जेक्ट है। इसमें जो मैंने कॉलमी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है W, इसको ये तीनों कॉलर क्लास के तीनों ऑब्जेक्ट शेयर कर रहे हैं। अब अपन इसको समझें, तीनों थ्रेड्स तो आ गए रनेबल स्टेट में। रनेबल स्टेट में आ गए तो मतलब तीनों में से कोई भी रन हो सकता है। तो ये रन कॉल होगा। मान लो सबसे पहले फर्स्ट वाला थ्रेड ही रन हुआ, सी डॉट डिस्प्ले एमएसजी। सी कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट है, कॉलमी क्लास का। तो सी डॉट डिस्प्ले एमएसजी, इससे डिस्प्ले मेथड कॉल होगा। एमएसजी में क्या है, फर्स्ट के में जावा, तो ये मैसेज प्रिंट करेगा स्टार्टिंग जावा। फिर मैंने दिया थ्रेड डॉट स्लीप, तो ये 1 सेकंड के लिए रुक जाएगा। अब बाकी जो दो थ्रेड्स और हैं उनमें से कोई भी एग्जीक्यूट हो सकता है, लेकिन मैंने यहाँ सिंक्रोनाइज दिया हुआ है। इसका मतलब ये है कि जब तक फर्स्ट थ्रेड अपना काम कंप्लीट नहीं कर लेगा तब तक सेकंड या थर्ड थ्रेड में से कोई भी इसको कॉल नहीं कर सकता। तो इसका मतलब पहला मैसेज आएगा स्टार्टिंग जावा, फिर 1 सेकंड के लिए रुक जाएगा, फिर मैसेज आएगा एंडिंग जावा।
2 थ्रेड्स और हैं लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं हो सकते क्योंकि ये मेथड किस तरह का मेथड है, सिंक्रोनाइज्ड मेथड। तो सिंक्रोनाइज्ड मेथड को अगर किसी एक थ्रेड ने कॉल कर लिया तो जब तक वो अपना टास्क कंप्लीट नहीं कर लेता, मतलब जब तक इस मेथड की कोडिंग एग्जीक्यूट नहीं हो जाती, तब तक कोई दूसरा थ्रेड को कॉल नहीं कर सकता। फिर फर्स्ट थ्रेड का टास्क कंप्लीट हो गया, अब सेकंड और थर्ड में से कोई भी थ्रेड एग्जीक्यूट हो सकता है। तो मान लो सेकंड थ्रेड एग्जीक्यूट हुआ, तो सेकंड थ्रेड ने कॉल किया तो मैसेज आएगा स्टार्टिंग सी प्लस प्लस, फिर 1 सेकंड रुकेगा, फिर एंडिंग सी प्लस, फिर थर्ड थ्रेड स्टार्टिंग पीएचपी, 1 सेकंड के बाद एंडिंग पीएचपी। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैंने यहाँ सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड लगा दिया तो पहले फर्स्ट थ्रेड इस मेथड को पूरा एग्जीक्यूट करेगा। अभी तो अपन ने सिर्फ मैसेज ही प्रिंट करवाए हैं, तो स्टार्टिंग जावा, 1 सेकंड रुक के एंडिंग जावा। फिर दूसरे थ्रेड का नंबर आएगा स्टार्टिंग सी प्लस प्लस, एंडिंग सी प्लस प्लस। फिर तीसरे थ्रेड का नंबर आएगा स्टार्टिंग पीएचपी और एंडिंग पीएचपी। मैंने सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड लगाया हुआ है कौन से प्रोग्राम में, जावा थ्रेड 7। इसको मैंने रन किया तो मैसेज आया मैंने जावा थ्रेड 7 को रन किया तो मैसेज फर्स्ट आया स्टार्टिंग जावा, फिर एंडिंग जावा, स्टार्टिंग पीएचपी, एंडिंग पीएचपी, स्टार्टिंग सी प्लस प्लस, एंडिंग सी प्लस प्लस। मतलब पहले फर्स्ट थ्रेड अपना टास्क कंप्लीट करेगा, फिर सेकंड थ्रेड, फिर थर्ड थ्रेड। मतलब एक बार में एक ही थ्रेड इस सिंक्रोनाइज्ड मेथड को कॉल कर सकता है। जबकि अगर मैं थ्रेड 6 वाला प्रोग्राम देखूं, उसमें मैंने सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड नहीं लगाया है और मैंने इसको रन किया, तो अब आप आउटपुट देखोगे क्या आ रहा है। पहले स्टार्टिंग जावा, फिर स्टार्टिंग सी प्लस प्लस, स्टार्टिंग पीएचपी। तो एक मेथड को पहले फर्स्ट थ्रेड ने कॉल किया, फिर वो स्लीप स्टेट में चला गया तो सेकंड ने भी उसी मेथड को कॉल किया, फिर वो स्लीप में चला गया तो थर्ड ने भी उसी को कॉल किया। फिर उसके बाद एंडिंग जावा, एंडिंग सी प्लस प्लस, एंडिंग पीएचपी। तो ये जो नीचे वाला आउटपुट आ रहा है, ये तब है जब मैंने सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड नहीं लगाया है, और जो ऊपर वाला आउटपुट आ रहा है, ये तब है जब मैंने सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड लगाया हुआ है। मान लो एक मेथड है जिसमें मैंने फाइल ओपन करी, फाइल में से डेटा रीड किया, फिर मैंने फाइल में जो डेटा है उसको प्रोसेस किया, फिर फाइल में राइट किया, फिर फाइल को क्लोज कर दिया। ये 5 स्टेप्स हैं। फाइल ओपन, फाइल में से डेटा रीड, फिर डेटा प्रोसेस, फिर फाइल में डेटा स्टोर, और फिर फाइल को क्लोज करना। अब मान लो फाइल में से फर्स्ट थ्रेड ने डेटा रीड कर लिया और उसको प्रोसेस कर लिया। फाइल में डेटा है मान लो 100। तो फर्स्ट थ्रेड ने फाइल में से डेटा रीड किया, उसको प्रोसेस किया, उसके साथ में कुछ कैलकुलेशंस किए, फिर वो थ्रेड स्लीप स्टेट में चला गया। फिर दूसरे थ्रेड ने भी डेटा रीड किया, वो भी 100 आया, उसने भी डेटा को प्रोसेस किया। थर्ड थ्रेड ने भी डेटा को रीड किया और उसको प्रोसेस किया। तो मान लो फर्स्ट थ्रेड ने जब डेटा को रीड किया था, तो तीनों थ्रेड्स के पास अभी वैल्यू क्या है, 100। अब इन्होंने अपने हिसाब से कुछ कैलकुलेशन किए। फर्स्ट वाले थ्रेड ने कुछ कैलकुलेशंस किए, उसका रिजल्ट आया 1015। सेकंड थ्रेड ने कुछ कैलकुलेशन किए, उसका रिजल्ट आया 200। थर्ड थ्रेड ने कैलकुलेशन किए, उसका रिजल्ट आया 700। फाइल में ओरिजिनली डेटा था 100। अब फर्स्ट वाला थ्रेड वापस एग्जीक्यूट होगा, इसने फाइल में क्या राइट कर दिया, जो भी इसने प्रोसेसिंग करी थी उसका डेटा, मतलब 1015। तो फाइल में अब डेटा है 1015। जबकि ये जो थ्रेड्स हैं, जब इन्होंने फाइल में से डेटा रीड किया था तो 100 था, फिर प्रोसेसिंग करके तो इनके पास 200 700 है, ओरिजिनल डेटा 100 था। तो ये डेटा इनकंसिस्टेंट हो गया। ये जो थ्रेड सेकंड और थर्ड है, इनके अकॉर्डिंग डेटा फाइल में 100 था, लेकिन अब डेटा क्या है, 1015। तो ये
इस केस में डेटा क्या हो गया, इनकंसिस्टेंट हो गया। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही सिंक्रोनाइजेशन यूज करते हैं कि पहले एक थ्रेड अपना टास्क कंप्लीट कर ले, फिर दूसरा थ्रेड अपना टास्क कंप्लीट करे, फिर तीसरा थ्रेड, और ऐसे जितने भी थ्रेड्स हैं वो अपना टास्क कंप्लीट। अब ये तो था सिंक्रोनाइज्ड मेथड। अब मान लो मैंने डिस्प्ले मेथड को सिंक्रोनाइज्ड नहीं बनाया, अब मैं ये चाह रहा हूं कि इसको फिर भी मैं सिंक्रोनाइज्ड तरीके से कॉल कर सकूं, तो उसके लिए काम में आता है सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक। तो रन के अंदर मैंने लिखा है यहाँ पे सिंक्रोनाइज्ड, ये इसमें मेन चीज यही है नया, सिंक्रोनाइज्ड। और कौन से ऑब्जेक्ट को सिंक्रोनाइज करना है, सी को। और मैंने लिखा है यहाँ सी डॉट डिस्प्ले एमएसजी, तो ये डिस्प्ले कॉल होगा और इसको मैंने एमएसजी पास किया। तो ये डिस्प्ले सिंक्रोनाइज्ड नहीं है जब मैंने बनाया है तो, लेकिन फिर भी ये सिंक्रोनाइज्ड तरीके से कॉल होगा क्योंकि मैंने इसको सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक के अंदर से कॉल किया है। तो सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक कहाँ काम में आता है, अगर मान लो कोई प्री डिफाइंड क्लासेस हैं जिनका मेरे पास कोड नहीं है, उसके अंदर मेथड सिंक्रोनाइज्ड नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे उस मेथड को सिंक्रोनाइज्ड तरीके से कॉल करना है, तो मैं सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक को यूज कर सकता हूँ। सिंक्रोनाइज्ड और ब्रैकेट्स में ऑब्जेक्ट का नाम जिसके मेथड्स को आपको सिंक्रोनाइज्ड तरीके से कॉल करना है, और यहाँ पे आप मेथड्स को सिंक्रोनाइज्ड वे में कॉल कर सकते हो, भले ही वो मेथड पहले सिंक्रोनाइज्ड हो या नहीं हो।